सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए मतदान जारी। करीब 9 करोड़ मतदाता 3,237 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण समेत मैदान में कई दिग्गज। पहली बार ठाकरे परिवार से शिवसेना की युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे लड़ रहे हैं चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील। हरियाणा में मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें। विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 1,83,00,000 से ज्यादा मतदाता 1,169 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। मैदान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गज। किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला भी चुनावी रण में आजमा रहे हैं किस्मत। सोलह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। बिहार के समस्तीपुर और महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा उपचुनाव के लिए हो रही है वोटिंग। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही 24 अक्टूबर को होगा उपचुनाव के नतीजों का भी ऐलान। आतंकियों की घुसपैठ कराने के इरादे से की गई पाकिस्तानी गोलीबारी का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पीओके में 3 आतंकी कैंप तबाह। 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिकों के अलावा बड़ी तादाद में आतंकी भी ढेर। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा, अगर नहीं सुधरा पाकिस्तान तो आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। और कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को पुलिस स्मृति दिवस पर नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों की वीरता और साहस को किया सलाम। 60 साल पहले लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा पर प्राण न्यौछावर करने वाले 10 सीआरपीएफ जवानों की शहादत को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बात कर रहे हैं चुनावी रण की। कड़ी सुरक्षा के बीच महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं है। तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए भी मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। दोनों राज्यों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोगों से भारी तादाद में मतदान की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके सभी मतदाताओं से अपना वोट डालने और लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बनने की अपील की। शुरुआत और आज दोनों ही राज्यों में सभी विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। खास नजर अब महाराष्ट्र पर डालते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ नजर आ रही है। युवा और जो महिला है वो भी मतदान को लेकर खासे उत्साहजनक देखे जा रहे हैं। बुजुर्ग भी मतदान केंद्रों पर पीछे नजर नहीं आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर वो भी आज वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य की सभी 288 सीटों के लिए करीब 9 करोड़ मतदाता 3,237 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इनमें 325 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मतदान के लिए राज्य भर में 96,661 मतदान केंद्रों पर
6.5 लाख मतदान कर्मी तैनात हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए 3 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। राज्य में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से है। विधानसभा चुनाव के साथ ही राज्य की 17 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, जहां बीजेपी और एनसीपी के बीच कड़ा मुकाबला है। और 2014 विधानसभा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 288 सीटों में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 2014 में बीजेपी को 27.81% वोट हासिल हुए। वहीं शिवसेना के खाते में 63 सीटें गईं, उसे 19.35% मत मिले। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के खाते में महज 42 सीटें आईं और वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कांग्रेस को 17.95% मत हासिल हुए। इसके अलावा एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली और 17.24% वोट हासिल हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सीधी टक्कर है। आइए नजर डालते हैं कि कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवार महाराष्ट्र के चुनावी रण में हैं। सबसे पहले बात करें नागपुर साउथ वेस्ट सीट की, तो यहां से महाराष्ट्र के सीएम बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां से आशीष देशमुख को उतारा है। वर्ली सीट भी खास है, यहाँ ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से शिवसेना के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की चुनावी परीक्षा होनी है और ये पहली बार हो रहा है जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य सीधे चुनावी मैदान में है। आदित्य ठाकरे के खिलाफ एनसीपी के सुरेश माने चुनावी मैदान में है। वहीं परली सीट, यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के धनंजय मुंडे उन्हें सीधी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा शिरडी, जो कि धार्मिक नगरी है, यहां महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल चुनावी समर में उतरे हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां से सुरेश जगन्नाथ थोरट को उम्मीदवार बनाया है। और किस तरह से चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, जानने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवविक्रम, बताइए किस तरह से मुंबई में चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरह से पिछले चुनाव से अलग इस बार महाराष्ट्र में चुनाव दिखाई दे रहा है? जी प्रीति, अगर इस बार के चुनाव की बात करें तो सुबह यहाँ हालांकि कुछ कतारें कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन शुरू हुआ है वैसे वैसे कतारें बढ़ना शुरू हो गई हैं। लोग अपने घरों से निकल आए हैं वोट करने के लिए और बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे जो अगर बात करें पिछले चुनाव से इस चुनाव में हम अगर देखें तो स्थानीय मुद्दे ज्यादा हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे काफी हावी थे, लेकिन इस बार स्थानीय मुद्दे हावी हैं। मुंबई मेट्रो को लेकर और तमाम जो राज्य सरकार ने पहल की हैं और राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं वो उसे भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस और जो एनसीपी का गठबंधन है उसका कहना है कि स्थानीय मुद्दों को उतनी तरजीह नहीं दी गई और राज्य के विकास में कोई विशेष योजना नहीं चलाई गई। तो कुल मिलाकर यही है कि इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी दिख रहे हैं। बिल्कुल, और मुंबई में आप हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आज वोटिंग के लिए मुंबई में आगे आएंगे, तो सुबह सुबह जिन बड़े नामों ने वोट किया हो अगर उनके बारे में बताएं आप। तो यहाँ पर सुबह से ही जैसे नागपुर में वहाँ पर जो आरएसएस चीफ है उन्होंने वोटिंग की। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस से लेकर नितिन गडकरी तो कई बड़े नाम। और यहाँ क्योंकि मुंबई में मैं मौजूद हूँ, यहाँ फिल्मी हस्तियां भी बड़ी तादाद में वोटिंग करने के लिए लगातार आ रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही संदेश भी दिया जा रहा है कि जो वोटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा करें। जो फिल्मी हस्तियां हों या फिर स्वयं प्रधानमंत्री ने भी वोटिंग के लिए लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा आकर बड़ी संख्या में मताधिकार का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और जैसे आप बता रहे हैं नवविक्रम,
क्योंकि बड़े नाम हैं और हम देख रहे हैं कि अब जो अपील है चुनाव दर चुनाव, वो भी जो प्रमुख हस्तियां उनकी तरफ से वोटिंग में ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को लेकर की जाती रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि इस बार जो वोट प्रतिशत है वो शहरी इलाकों में भी काफी बढ़ता नजर आ सकता है। जी बिल्कुल प्रीति, हमने चुनाव आयोग से बात की थी, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र करीब आधी आबादी शहरी आबादी है यहाँ पर। तो महाराष्ट्र में खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए, साथ ही जो डिजिटल मीडिया के जरिए एक कैंपेन चलाने की कोशिश की चुनाव में, जिसका असर आज दिखाई दे रहा है प्रीति। यहाँ पर लगातार जो युवा मतदाता हैं, क्योंकि राज्य में करीब 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका असर मत प्रतिशत पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको एक नजारा भी ये देखिए, पोलिंग बूथ का यहाँ से कुछ दूरी पर पोलिंग बूथ है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बिल्कुल। और अपडेट के लिए आपके पास आएंगे, जो उत्साह लोगों में दिख रहा है वो भी हम आपसे समझेंगे ना विक्रम आगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की चुनावी लड़की। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। बुजुर्ग भी पीछे नहीं दिख रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य की सभी सीटों के लिए 1 करोड़ 83 लाख से ज्यादा मतदाता 1169 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 19,578 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और राज्य में 75,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। हरियाणा में 2014 विधानसभा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। पार्टी ने 90 सीटों में से 47 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी को 33.20% वोट मिले थे। वहीं आईएनएलडी 24.1111 वोट प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर रही थी और पार्टी को 19 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 20.58% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रही थी और उसे 15 सीटें मिली थी, जबकि HJCBL को 2, शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी को 1-1 सीट मिली और निर्दलीय को 5 सीटें मिली थी। तो ये सीटों की स्थिति और वोट शेयर के हिसाब से स्थिति 2014 में रही थी हरियाणा के चुनावी रण की अगर बात करें। और वहीं हरियाणा में महिलाओं की वोटिंग बढ़ाने के मकसद से पिंक बूथ भी बनाए गए हैं और चुनाव आयोग खासतौर से कोशिश करता है कि जो महिलाएं हैं उनकी खासियत भी पहचानी जाए और वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। करनाल में ऐसे एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान ने। हम लोग एक पिंक पोलिंग बूथ पर हैं। हरियाणा के तमाम 90 विधानसभा सीटों पर पोलिंग का काम शांतिपूर्वक चल रहा है और ऐसे ही एक विधानसभा सीट के पिंक पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर तमाम जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं वो महिलाएं हैं और इसको स्पेशल डिजाइन किया गया है महिलाओं को ज्यादा जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से, ताकि महिलाओं को जो चुनाव के वक्त समस्याएं आ सकती थी उनको दूर किया जा सके। और ऐसे ही एक पिंक पोलिंग स्टेशन पर हम लोग हैं जिसमें तमाम महिलाएं कार्यरत हैं और वो महिलाओं को किस तरीके से ज्यादा भागीदारी इस मतदान में की जानी चाहिए उसकी कोशिश कर रही हैं। देखिए किस तरीके से सजाया गया है इस पोलिंग बूथ को। आप देखिए पिंक गुब्बारों के साथ रेड कार्पेट भी यहाँ पर बिछाया गया है ताकि हर मतदाता को ये दिखाया जा सके कि कितने अहम इस चुनाव के वक्त पर मतदाता होता है। गुब्बारे सजाए गए हैं, कई जगह पे रेड कार्पेट जो है वो रोल किया गया है। इधर देखिए रंगोली यहाँ पर बनाई गई है विशेष तौर पर। कुछ महिलाओं ने जो स्वयंसेवी संगठन से जुड़ी हैं उन्होंने ये रंगोली बनाई है ताकि दिखाया जा सके कि इस चुनाव के वक्त हर मतदाता कितना अहम है।
आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, इनका संदेश है कि मतदान जरूर करें। और ये महिलाएं हर आने वाले मतदाता को तिलक लगाकर उसका स्वागत करती हैं और उनको गाइड कर रही हैं कि इलेक्शन में अगर किसी तरह की दिक्कत है, कोई आपको मदद की जरूरत है, तो ये महिलाएं तो वो उनको हेल्प कर रही हैं। और सीधा रविंद्र सिंह शौरान हमारे संवाददाता जो हरियाणा के इस समय चुनावी हलचल है वो हमें बताएंगे। आपने पिंक बूथ का जायजा लिया, अच्छी तस्वीरें रविंद्र हम तक पहुंचाई हैं। अब जरा उत्साह को लेकर जहां मौजूद है वहां थोड़ा हमें बताइए किस तरह का उत्साह आज वोटिंग को लेकर दिख रहा है। आप मौजूद है वहां थोड़ा हमें बताइए किस तरह का उत्साह आ रहे हैं। और 7 बजे का निर्धारित वक्त था जब इस चुनाव में वोटिंग की शुरुआत होनी थी, लेकिन उसके ठीक पहले से ही यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए। और खास तौर पर जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं या बुजुर्ग हैं, उन्होंने ज्यादा उत्साह सवेरे दिखाया। उसके बाद धीरे धीरे घरेलू महिलाएं, काम करने वाली महिलाएं या युवा साथी जो हैं वो भी आना शुरू हो गए। और हर तरीके के लोग, व्हील चेयर बाउंड से लेकर बुजुर्ग से लेकर और पहली बार के मतदाता, तमाम लोगों के बीच बड़ा भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कई क्षेत्रों में हरियाणवी संस्कृति के हिसाब से अपने अपने जो सांस्कृतिक वेशभूषा है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, उनमें महिलाएं चुनाव में अपना वोट डालने के लिए आ रही हैं, गीत गाते हुए आ रही हैं। और कुछ चुनाव के जो बूथ हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जहां पर संदेश भी साथ साथ दिया जा सके, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश है, या फिर पर्यावरण के लिए संदेश है, ताकि वोट भी डाला जाए और पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए। और इस तरीके से कोशिश की जा रही है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई हैं, पुलिस के चारों चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। मतदाताओं के लिहाज से हर जरूरी साजो सामान जो है वो उपलब्ध कराया गया है पोलिंग बूथ्स पर। और कई जगह पर रेड कार्पेट है वो बिछाया गया है ताकि मतदाताओं को दिखाया जा सके कितने महत्वपूर्ण। यानी एक बार फिर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर दी है। अब मतदाताओं को दिखाना है कि वो कितनी बड़ी संख्या में आकर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ साथ 16 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 51 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश की 11, गुजरात की 6, केरल और बिहार की 5-5, पंजाब और असम की 4-4, सिक्किम की 3, तमिलनाडु, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की 2-2, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, पुदुचेरी और अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट भी शामिल है। इसके साथ ही बिहार की समस्तीपुर और महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव हो रहा है। और बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने के इरादे से की गई पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय सेना के ऑपरेशन को लेकर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बताया कि इस कार्रवाई में पीओके में भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया और चौथे को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस एक्शन से 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और इतने ही आतंकियों को भी भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई में ढेर कर दिया है। सेना की एक कार्रवाई जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में शनिवार को पाकिस्तान की ओर से नागरिकों पर बिना वजह गोलीबारी के बाद की गई है। हमें ये पक्की खबर थी कि कुछ ऐसे फॉरवर्ड एरिया के कैंप्स हैं जिनको एक्टिवेट किया गया है, खासकर किरण, तंधार और हमारे जो नौगाम सेक्टर है, इसको हम लीपा वैली बोलते हैं। तो हमने इनको टारगेट किया अपने आर्टिलरी के जरिए और जिस तरह की खबर हमें मिली है उसमें पाकिस्तानी सेना को और उनके वहाँ जो आतंकवादी इन कैंप में मौजूद थे उनको भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त तक जो खबर है हमारे पास वो 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और तकरीबन इतने ही आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के मारे जाने की खबर हमें कुछ और भी मिल रही है जिसके बारे में हम जानकारी आपको बाद में देंगे, लेकिन हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 3 आतंकवादी कैंप तो तबाह किए गए हैं और चौथे कैंप में भी कुछ नुकसान पहुंचा है। और अगर इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करता रहा
तो हम जवाबी कार्रवाई करने में आगे भी नहीं हिचकिचाएंगे। और हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। पंचानन, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने का इरादा, जिसका जवाब भारत की तरफ से दिया गया है, माकूल जवाब, और हम करीब देख रहे हैं पिछले एक महीने से सैन्य पोस्ट सहित जो रिहायशी इलाके हैं उनको पाकिस्तान निशाना बना रहा है, जिसका जवाब दिया गया है। अब तक क्या पुख्ता अपडेट और जानकारी भारत की कार्रवाई के बारे में मिल रही है? देखिए प्रीति, ये सारी जितनी जो बातें हैं पाकिस्तान की घुसपैठ की, उसका जो ताल्लुक है वो हाल में जो जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाया गया, उसके बाद जो पाकिस्तान की हताशा है उसको दर्शाने के लिए है। और उसके बाद से हमने देखा है कि जो घुसपैठ की घटनाएं, आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए इन लॉन्च पैडों का इस्तेमाल होता है, और दूसरा यहाँ पर उनको शरण दी जाती है और पाकिस्तान की सेना की ओर से उनको पीछे से फायरिंग का कवर देके और घुसपैठ कराई जाती है। तो वो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न भारतीय सेना के लिए रहा है, और लगातार हमने देखा कि कल भी यही हुआ। उसके बाद भारतीय सेना ने पक्की जानकारी के हिसाब से उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट से, जहां पर नीलम वैली में ये जो एलओसी के पास जो कैंप थे पाकिस्तानी पीओके के सीमा के अंदर, वहां पर इनको निशाना बनाया गया और भारी आर्टिलरी का यूज भारत की ओर से पाकिस्तान की प्रोवोकेशन की फायरिंग के बाद किया गया। तो ये एक ऐसा इस इंसिडेंट के बाद कई आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं, और जैसा कि हमने सुना कि सेना प्रमुख ने भी कहा कि करीब 6 से लेकर 9 वो पाकिस्तानी सैनिक, उनकी भी कैजुअलिटी यहाँ पर हुई है। और उसके बाद से जो रेडियो संदेश है पाकिस्तान की सीमा में वो लगातार से ऑफ है, मानी उस पर कोई हलचल नहीं हो रही। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस सूचना को वो बाहर जाने देना नहीं चाहते। तो ये भारत की जो रणनीति है वो लगातार एक्टिव रणनीति रही है, और इस साल फरवरी के बाद से पुलवामा हुआ और स्ट्राइक हुई, उसके बाद से ये रणनीति देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे और खबरों का रुख करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को एज केयर इंडिया के 39वें वार्षिक दिवस को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर बुजुर्गों की देखभाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने वयोवृद्ध प्रख्यात कानूनी विद्वान के पराशरन को सम्मानित भी किया। बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ कानून और नीतियां बनाने से नहीं हो सकती, इसके लिए समाज की मानसिकता बदलनी होगी। उपराष्ट्रपति ने ये बातें दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों को ये महसूस करना चाहिए कि उनके माता पिता की देखभाल करना उनका कर्तव्य है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण के 2007 के कानून के बावजूद परित्याग, उपेक्षा, शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार, बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। In spite of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, the number of cases of children abandoning their elderly parents is on the rise. Apart from abandonment, many elderly persons are also facing neglect, abuse, physical, verbal and emotional and other forms of violence. This is really unfortunate. This is completely unacceptable. There is also a need to expand geriatric healthcare facilities in our hospitals. Senior citizens have the right to barrier-free public places. They have the right to safe and quiet spaces for their peer group and intergenerational dialogue. There has to be a change of mindset in the society. That is the need of the hour. The children should feel till the last breath it is their duty to take care of their parents, their elders. इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात कानूनी विद्वान के पराशरन को सम्मानित किया। साथ ही वयोवृद्ध वकील के पराशरन से सीख लेने की सलाह दी। It is the celebration of a person who demonstrates the truth behind the saying that age is not a mere number. I wish many lawyers take inspiration from the life of Sri Parasaranji and his qualities and the values of professional excellence and ethical orientation he has consistently adhered to throughout his career. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने बुजुर्गों को रेलवे और एयरलाइंस यात्रा में रियायत देने के अलावा पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा इन्हें एक सुरक्षित और शांत स्थान चाहिए जहां वो सामूहिक रूप से मिल सकें और नई पीढ़ी को मार्गदर्शन दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। This is a social evil now that has crept into our lives.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देश भर में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर 60 साल पहले लद्दाख में चीन से लगने वाली भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले 10 सीआरपीएफ जवानों की शहादत को आज कृतज्ञ राष्ट्र याद कर रहा है। इस मौके पर लद्दाख के अलावा देश भर में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में हुए समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख की जमा देने वाली ठंड में सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात थी। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर चीन की सेना ने भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया। इस लड़ाई में सीआरपीएफ के 10 रणबांकुरों ने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हीं वीरों के असाधारण शौर्य को याद करने के लिए देश भर में सभी पुलिस बलों की ओर से आज का दिन पुलिस स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि पुलिसकर्मी पूरी लगन के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का दौरा करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में रतन टाटा को इसकी पहली प्रति भेंट की गई। ये पुस्तक एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम ने लिखी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब प्रौद्योगिकी सकारात्मक रूप से लाखों भारतीयों के जीवन को बदल रही है। प्रधानमंत्री ने समझने की आवश्यकता पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी एक सेतु है, न कि एक विभाजक। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी सबका साथ, सबका विकास अर्जित करने के लिए सेतु का निर्माण करती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।